स्वरूप दा, हैप्पी बर्थडे। नमस्कार सर। जन्मदिन की थैंक यू बहुत वेरी मच सर। आ, दादा मेंस राइट का थैंक वॉरियर के यू। साथ हूँ आज मैं। आपका आपकी जिंदगी जो है सो हम सब के काम आए और धरती के काम आ रहा है, मेंस एट लार्ज के काम आ रहा है। आपकी जो ताकत है, आप जो कुछ दे पा रहे हैं, अपना दिल दिमाग ताकत मर्दों की सुरक्षा के लिए, आज हम सब बहुत खुश हैं। आज सेलिब्रेटिंग थैंक यू। मेंस राइट वॉरियर्स का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं हम। दादा बात शुरू करते हैं, लोग जुड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं है। आप तो मेंस राइट वॉरियर हम आज कहते हैं, लेकिन आप तो सही मायनों में पक्के फेमिनिस्ट थे दादा। मतलब एक 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 आदमी, एक पुरुष जो फेमिनिस्ट था, वो मेंस राइट में तब्दील हुआ, मेंस राइट का वॉरियर कहा जाने लगा। ये क्या मतलब, आप कब से ये फेमिनिज्म से अलग हुए? क्या कहानी हुई आपके साथ? देखिए सर, आपको मालूम है मैं बंगाल में पढ़ी लिखी हूँ, और बंगाल का आप जानते हो जो फेमिनिस्ट का गढ़ माना जाते हैं। तो एज यूजुअल स्कूल कॉलेज डेज में वी यूज्ड टू थिंक दैट फेमिनिज्म मीन्स इक्वालिटी। तो वही धारा में हम बते रहे, बहुत सारे प्रोग्राम करते थे, बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज करते थे, कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। एंड आई थिंक टिल आई मीट ए वोमन इन द कोर्ट, मैं मेरा जो भी फेमिनिस्ट दोस्त थे, बॉसेस थे, आई आस्क्ड देम व्हेयर इज द इक्वालिटी। उस टाइम जिंदगी में जैसे देखिए, आई ऐसे आप नहीं बोल सकते जो मैं कोई शहरी इलाका का से हूँ। मैं ऐसे एक आदमी हूँ, मैं गांव का लाइफ भी देखा हूँ। मतलब हमारा टाइम में तो सर हम स्कूल जाते थे, हमारा पास चप्पल भी नहीं होते थे, हम ऐसे बिना चप्पल में स्कूल चले जाते थे। तो ऐसे माहौल में भी मैं था। मैं रेलवे का प्लेटफॉर्म में भी देखा है लाइफ, एंड मैंने 5 स्टार होटल का लाइफ भी देखा है, एंड नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उसमें से जैसे मैंने पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मेरा मैनेजमेंट कंप्लीट किया, बड़े बड़े एमएनसी में काम किया, एंड आई वाज द डे, आई थिंक इट इज इन द ईयर ऑफ 2005 December month. I think whole night I was in India Gate. I was not at home. I was sleeping in India Gate. And मुझको कोस रहा था कि कितना बेवकूफ हूं मैं। एक जिंदगी भर मैं सोचते रहा कि फेमिनिस्ट मतलब इक्वालिटी। उस दिन पता चला हमारा देश में कानून है सीआरपीसी 125, जो बोलता है आपका वाइफ डाइवोर्स भी हो जाए, मतलब गलती उसका भी हो, उसका जिंदगी भर का भरण पोषण आपको करनी पड़ेगी जब तक वो दूसरा शादी ना करे कि वो जिंदा है। बोले यही इक्वालिटी है क्या? ये बुद्धि कब मिली आपको? वो 2005 में ये वो दिन कैसे आया? घटना क्या घटी? सर देखिए, आई थिंक इट इज 2005 आई स्टार्टेड टू रियलाइज। मेरा आई थिंक आई गॉट मैरिड इन 2004 जुलाई मंथ। आई वाज ए गाय अच्छा, हु यूज्ड टू दादा बिलीव, सॉरी, यू आर ए मैरिड पर्सन, अभी समझ में आ रहा है मुझे। no, it was ex-married person. Okay. अच्छा अच्छा So when, and as you say, as per feminist ideology, I was very much against that marriage का टाइम ऐसे नहीं होना चाहिए जो लड़की वाला पैसा खर्चा करे। मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन शादी मेरा दिल्ली में मैंने खुद
मैरिज हॉल से बुक किया, पुरोहित मैंने हम्म, किया, मैरिज का 70% एक्सपेंसेस मैंने उठाया, ठीक है। उनका जो पेरेंट्स रिलेटिव जो दिल्ली आए थे उनके लिए घर मकान जो रेंट पे रहता होता है सरिता विहार में, आई हैव डन। ये फेमिनिस्ट था ना सर, इक्वालिटी चाहिए। हम्म, मैरिज मतलब खाली वुमन का बर्डन क्यों होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं, और मैरिज के कैपेबल बाद, भी थे। हाँ, मैरिज के बाद हम्म, बीच बीच में मैं मेरा मदर को कुछ पैसा भेजता था, जैसे महीने में 1500 रुपीज, 1000 रुपीज। फेमिनिस्ट था। हम्म, सपोज मैं मेरा पेरेंट्स को पैसा दे रहा हूं तो मेरा इन लॉस को भी पैसा देना चाहिए, मेरा वाइफ के पेरेंट्स को भी। तो मैं उनको भी इज जितना इट मैं मेरा इक्वलिटी? मदर को भेजता था, नहीं नहीं, जितना मैं बोल रहा हूं, दिस इज फेमिनिस्ट टाइप माय आइडियोलॉजी। मैं मेरा अच्छा मदर को अच्छा। 1500 दिया तो मेरा वाइफ का हम्म, मदर को भी 1500। तो आई वॉज ए गाय लाइक दैट। और एक दिन मुझे पता चलता है, एंड हम्म, अनदर थिंग, आप लोगों का इधर ऐसे है मेरे ख्याल से, लड़की वाले लड़के का घर का पानी नहीं पीता है, ऐसे होता है ना। हम्म, हम्म, मैं फेमिनिस्ट था, हम्म। मैंने आज तक ससुराल में एक गिलास पानी तक नहीं पिया। नहीं, ये तो फिर हाँ, दामाद की तो बहुत खातिरदारी होती है मतलब ससुराल में। तो सोचिए मैं कैसे टाइप का फेमिनिस्ट था। इक्वालिटी, बहुत चढ़े हुए थे, हमें सोसाइटी में इक्वालिटी लेना चाहिए। और उसके बाद मुझे पता चलता है एक दिन मेरा खिलाफ कंप्लेंट है, मैं डाउरी मांगता हूं। नहीं दादा, अचानक वहां पे बात चली गई होगी क्या? मतलब एक जो वाइफ हस्बैंड का आई थिंक रिलेशनशिप ठीक है है, वो ठीक ठाक नाउ था इट कि इज नहीं? ऑल्सो, no, around 1 year it was okay. हम्म, It was started, मेरा जब सिस्टर इन लॉ का मैरिज था, हम्म, मे बी मेरा फेमिनिज्म थोड़ा कम हो गया था। हम्म। दे डिमांडेड सम मनी, अच्छा अच्छा। आई एम फॉर द एबल टू पे। मैरिज ऑफ सिस्टर इन लॉ, हाँ। सिस्टर इन लॉ, उनका सिस्टर का मैरिज था, और मैं हम्म, जितना मांगे गया था उतना नहीं दे पाया, उसका 50% हम्म। दे पाया। मैं अमाउंट नहीं बताना चाहता हूँ, हाँ, फिफ्टी ठीक है ठीक परसेंट है। दे पाया। हम्म, और 50% मैंने बोला था ठीक है मैं बंदोबस्त करता हूँ, और जब मैरिज में हम्म, आऊंगा तब ले हम्म, आऊंगा। हम्म, और उस टाइम अनफॉर्चुनेटली मेरा एक सेल्स कॉन्फ्रेंस आ गया कोयम्बटूर में, हम्म, हम्म, और वो तो मेरा जॉब है, रोजी रोटी है सर। हम्म, हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया उधर। द बिगेस्ट क्राइम इन माई लाइफ। उसके बाद से उसका कन जो भी है, उसका उसका कन उसका कंसीक्वेंस क्या हुआ? दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट। उसका जब मैरिज में नहीं जा पाया तो मुझे इन्फॉर्म कर गया कि अभी उनका तबीयत ठीक नहीं है एंड चाइल्ड मिसकैरेज्ड। तो मैं बोला ठीक है, ओ, तभी भी फेमिनिस्ट हूं सर। तो ओ। ठीक है, आ जाएंगे। 1 डेढ़ महीने के बाद वापस आती है। हम्म, तो आने के बाद बोलते हैं हमारा मैरिज इज नॉट वर्किंग, आप केयर नहीं करते हो, तो लेट गेट डाइवोर्स्ड। लेकिन सर फेमिनिस्ट था, नहीं नहीं हम्म, नहीं, आपको क्या परेशानी है। प्लस ऑफिस का कुछ दोस्त लोग भी थे, तो उन्होंने बोला देखो मैडम बहुत दिन के बाद आ रहा है, मैडम जो बोलेगा ना हाँ बोल देना, ना मत बोलना। हम्म, ठीक है, हम्म, ऑफिस से टाइम से आओगे, हाँ आऊंगा। हर हफ्ते में मुझे सैटरडे को हमें सीआर पार्क जाना है, हाँ। मतलब जो भी है ऐसे चलता रहे, तो कैसे भी करके मतलब ओके, ना स्वरूप मतलब कब्जे में आ गया। उस तक भी ठीक था, उनका पेरेंट चले गए, देन शी गॉट अगेन प्रेग्नेंट। हम्म, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहा था। हम्म, तो बातों बातों में मुझसे निकल गया हम्म। कि डॉक्टर साहब एक पहले का भी हमारा एबॉर्शन ऐसे, सॉरी, मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज हो गया था, हाँ। हाँ, मैं डॉक्टर को बोल दिया ऐसे, तो डॉक्टर ने बोला हम्म, ठीक है पहले का पेपर वगैरह ले आना नेक्स्ट डेट में। हम्म, सर घर आने के बाद हम्म, तुम्हें क्यों बोलने का जरूरत था ये चीज। मैं बोला क्या हो गया।
जो फैक्ट है बताना चाहिए. And that night I came to know it was not a miscarriage, it was an abortion. What मेरे was your पाँव reaction? से जमीन हिल गया. मैं तो 5 मिनट तक शॉक्ड हो गया. How much lie they can tell. Anyway, I managed somehow. No, please be here. उसके कोई बाद महिला, just be here. दादा, happy birthday to you. You are a man, a brave man. You have gone through all these pain and the agonies and the emotional breakdown, whatever. कोई महिला इस हद तक जा सकती है कि वो हस्बैंड से कुछ डिफरेंसेज है तो वो एबॉर्शन तक करा ले? Yes, sir. And they think that is the way they can hit a man below the belt. मतलब having with all the compromises of motherhood. And खाली ये नहीं है, ये स्पेशली देखिए, वो तो उनका पेरेंट्स जो स्पेशली मदर इन लॉ and the sister in law, they are also get involved. Anyway, later on she got second time pregnant. I told इस बार कुछ भी हो जाए आप कलकत्ता नहीं जाओगी. जरूरत पड़े मेरा पेरेंट्स इधर आएंगे कि आपका पेरेंट्स इधर आएंगे. ठीक है ना. आई थिंक 3 महीने के बाद सडनली एक दिन उनका पेरेंट्स मेरा घर आ जाते हैं. आई थिंक अराउंड 1.5 months उनका पेरेंट्स मेरा घर में ही रहते थे. एक दिन मैं ऑफिस का काम के लिए बाहर गया, आके देखा घर से सब गायब. मेरा दिमाग में लगा ये दोबारा एबॉर्शन करके लेने के लिए जा रहा है. मैं फटाफट पुलिस स्टेशन में अराउंड 4 months, 4.5 months, 3 months plus 1.5 months, 4.5. इमीडिएट मैं भागते भागते पुलिस स्टेशन जाता हूँ, उनको बताता हूँ ऐसे ऐसे है, पहले एक बार हो चुका है, दोबारा ना हो, आप मेरा कंप्लेंट लीजिए. पुलिस वाले मुझे बोलता है ये हस्बैंड वाइफ का मामला है, कंप्लेंट इधर नहीं होता है, ओमन सेल जाओ. उधर से ऑटो पकड़ता हूँ, ओमन सेल जाता हूँ. ओमन सेल बोलता है नहीं, ये ओमन सेल जो है ओमन के लिए है, आप आपका पुलिस स्टेशन में जाओ. मेरे को ये इधर से भगाता है, वो उधर से भगाता है. तो उस दिन कुछ नहीं हुआ. दूसरा दिन मैं गया तो डीसीपी साहब, वो बोला एक लड़का बार बार आ रहा है, डीसीपी के पास ले गया. और डीसीपी ने मेरे को जो मतलब खातिरदारी किया हो तो छोड़िए. बोलता तेरा खिलाफ 3 बार कंप्लेंट कर चुके हैं तेरे इन-लॉज, तेरे को पता नहीं है. मतलब उनका पेरेंट्स जब भी आते थे एक कंप्लेंट करके जाते थे पीछे से. ओह माय गॉड. अब तू बोल. उसके बाद मैं बोला सर मेरा ये कंप्लेंट है, प्लीज आप लीजिए. वो मना कर दिया. मैं काफी इंसिस्ट करते रहे, कैसे भी करके मैं उसमें स्टैम्प लगा लिया, रिसीविंग ले लिया. उसके बाद थोड़ा रिक्वेस्ट किया, मेरा पहले का 3 कंप्लेंट दे दीजिए. मैं तीनों कंप्लेंट देखा, मेरा लाइफ चेंज. जितना भी मेरा क्या था कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट था उसमें? वही मैं डाउरी मांगता हूँ. अच्छा. जबकि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी. हाँ. दूसरा दिन मैं मेरा बैंक स्टेटमेंट ले गया. मैं आयोग के पास गया, सर ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए. 1.5 years 2 years में मेरा ऊपर एलिगेशन ये है, उनको मैं कितना पैसा मेरा फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को रेगुलर भेजता हूँ. वही चीज मैं बोला, मेरा मम्मी को 1,500 रुपया देता हूँ तो इनको भी 1,500 रुपया देता हूँ. आयो से मेरे को पता चला जे इधर जो है लड़की वाले लड़के लोगों का घर का पानी नहीं पीता है, पैसा तो छोड़िए. तो दैट डे मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल्स थे जिसके साथ मैंने पहले काम किया, क्यों मेरा एक हैबिट था, मैं जो भी अर्न करता था उसका 5% मैं कोई ना किसी को डोनेट करता था. ये मेरा स्टार्टिंग से फर्स्ट ऑफ द जॉब से चलता था. मैं बोला मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं. I was so depressed, so things. I take my car, I go to the India Gate. I think whole night I spent there, just sleeping and thinking, जे इतना बड़ा stupid मैं कैसे हो सकता हूँ. पूरा लॉ का बारे में पता चला.
जो आप डाउरी लो ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, लड़की वाले जो है वो राजा हरिश्चंद्र का औलाद होते हैं, उन्होंने बोल दिया वो पहले सच माना जाएगा। तब मैंने पूछा इक्वालिटी किधर गया। मेरे को आया, सपोज एक वाइफ हस्बैंड से पैसा मांगता है, घर मांगता है, मकान मांगता है, वो उसका हक है। और हस्बैंड कुछ भी नहीं मांगे तो आप उसको ऊपर डाउरी एक्ट लगा देते हो। ऐसे लॉ हमारा देश में है। सीआरपीसी 125 आपको बताया, 498, ये सब चीज उस टाइम पता चला। दादा, डोमेस्टिक वायलेंस हम आगे उस टाइम डोमेस्टिक आगे वायलेंस कुछ नहीं था। आगे कुछ जरूरी बात करेंगे। और जो पति परिवार वाले हैं, राहुल जी जुड़े हुए हैं, इन सबको एक छोटा छोटा मैं क्लिप भी दिखाऊंगा जिससे आपकी आपसे बातचीत भी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। ये इसको थोड़ा सा कंक्लूड कीजिए कि आपका रिलेशनशिप, मतलब जो पहला प्रेगनेंसी थी, आप यू आर गोइंग टू बी फादर, तो वो एबॉर्शन कराई उन्होंने, जो भी आपके साथ रहा हो, उनका माइंडसेट जो भी रहा हो, दूसरी बार जब वो चली गई यहाँ से अप्रोक्स 4 मंथ की प्रेगनेंसी के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो कब तक आपका रिलेशन रहा? और वो बच्चा का अभी है एग्जिस्टेंस में, क्या है अभी स्टेटस, हाँ, क्या है यस, आपका? मैं इमीडिएट कोर्ट गया। मैंने बोला पुलिस हम्म, स्टेशन में कंप्लेंट मेरा नहीं ली गया था। मैंने बात किया हम्म, तो मुझे धमकाया गया, तू इतना पैसा देगा नहीं तो बच्चा हम्म, तो कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा। देन आई हम्म, फाइल्ड ए केस इन दिल्ली कोर्ट दैट टाइम हम्म, टू गिव द इंस्ट्रक्शन देयर शुड नॉट बी हम्म, अबॉर्शन विदाउट माय कंसेंट, हम्म, along with the blackmailing and extortion I am facing today and faced earlier also। और उस टाइम राइट, का राइट, न्यूज आर्टिकल भी आया था, जो कोर्ट से हम्म, डायरेक्शन हुआ था, दे कैन नॉट अबॉर्ट द चाइल्ड। हम्म, कोर्ट का डायरेक्शन था। और ये हम्म, न्यूज पूरा न्यूज चैनल में था, ठीक है ना। तो हम्म, इट वाज ए वेरी न्यूज प्रोफाइल केस था। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ए हस्बैंड जिसका ऑर्डर में ऐसे लॉ बताया गया था, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कि वुमन का तो राइट है, वो कुछ भी कर हम्म, सकती है, लेकिन दैट वाज द ऑर्डर कीपिंग ऑन द फैक्ट ऑफ द मैटर एंड प्रीवियसली डन, इट वाज इंस्ट्रक्टेड देम नॉट टू अबॉर्ट द चाइल्ड। तो उसके बाद उधर से आया जो भी केसेस है, मेरा तरफ से आया। उस टाइम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं था सर, 2005 में उस हाँ, वो टाइम बन रहा 2005 था में नहीं था वो, हाँ, 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 अच्छा, जब डोमेस्टिक वायलेंस बन गया 2006 में, 2007 में, उसके बाद क्या हुआ, मेरा मेंटेनेंस केस आई वोन, सेक्शन 24 में उनको कोई मेंटेनेंस नहीं मिला, ठीक है। आई वोन दैट केस पर्सनली, आई वाज इन हाँ, पीआईपी। was it a miracle? You won the case? मेंटेनेंस केस में, ठीक है। अच्छा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन लगाया, वो भी नहीं डिसमिस नहीं हो गया दादा, उनका। दादा एक मिनट, आप मेंटेनेंस का केस जीते किस ग्राउंड पे? बिकॉज शी हैज नॉट जस्टिफाइड रीजन टू स्टे सेपरेट, और उन्होंने कोई एविडेविट भी नहीं दिया था कोर्ट में जानबूझ के, हम्म, उनका जो इनकम है वो सबमिट नहीं किया था। तो अनफेयर अनफेयर एंड अनक्लीन हैंड्स, हाइडिंग फैक्ट्स, ये सब ग्राउंड का ऊपर तो मैं आजकल सेक्शन भी 24 जीता। आजकल ऐसा हाँ, संभव होता है? है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन स्टिल इट इज हैपनिंग। इफ यू कैन प्रूव wife has came to the court with unclean hand, hiding facts, abuse the process of law, ये आप कर सकते हो। हम्म, अच्छा, उसके बाद जब उनको इधर कुछ नहीं मिला, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया केस ट्रांसफर करने के लिए। नॉर्मली देखिए, सब हस्बैंड लोगों को मालूम है, वाइफ कैश ट्रांसफर करने जाता है सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट तुरंत भेज देते हैं। उनका वो ट्रांसफर केस भी नहीं हुआ। तो ये सब जब हारने लगा, 498 मेरा क्लोज हो गया पुलिस स्टेशन में, मैं बैंक स्टेटमेंट ये सब लगा दिया। दे फाइल डोमेस्टिक वायलेंस 2007 में। तो एनीवे 2007 में वो डोमेस्टिक वायलेंस केस भी आई ओन, कि उसमें जज साहब ने देखा देयर इज नो प्रीमा फेसी एविडेंस, एंड उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि इस दिन हम मेडिकल ग्राउंड में कलकत्ता में है, और सेम डे में एक पुलिस स्टेशन का कंप्लेंट भी लगाया कि हम लोग दिल्ली आया, मुझे मारा गया, पीटा गया। तो इंसिडेंट बनाना है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में अच्छा, अच्छा, बोलते हैं अच्छा, हम कलकत्ता में है, कंप्लेंट में बोलते हैं हम दिल्ली में है। That is also again unclean hands में. Then I won the domestic violence case also, and then they came with a proposal. So okay, let's not to drag all these cases.
let go for a mutual divorce with we don't want any money, anything. CRPC 21, they get a expertise order letter, 12,500 rupees per month. That time my salary was 28,000 rupees, sir. Then I got to High Court. So lower court file was there. So that case was staying there. No, nothing was happening. Then at the mutual time, initially they are not ready to provide the visiting rights. I told, sorry, if you don't give the visiting rights, let's go to the court. We will fight in the court, because I filed the custody also. अच्छा. The visiting rights visiting right was there with me, and then the mutually divorced. And it is so you are father of a son or a daughter? A son, sir. So he is the young man now. 2005, he is 22, 18 years almost. 17. One more year. 17 to become adult. Great. So whenever I go to Calcutta, we try to meet them. But the thing is, what happens, sir, that bonding does not come, sir. Neither the child is comfortable, neither I am comfortable. नहीं, ये तो संभव ही नहीं है ना, okay. मतलब संभव ही नहीं है. So that is there, but thankfully I think my parents they are in touch with the जो बोला ना, दादा दादी नाना नानी का प्यार तो है, ठीक है. एक छोटी सी बात मैं दर्शकों से शेयर कर लूं. आई थिंक ये स्टोरी काफी है. नहीं, ठीक है, हो गया. अब एलन मस्क का नाम हम सब ने सुना होगा. बहुत बड़े, वो क्या कहते हैं, सैटेलाइट, वो मंगल ग्रह पे भी वो शहर बसाने वाले हैं. टेस्ला वाले एलन मस्क, वो 72 का बॉर्न है, और 1980 में उसके पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया. वो 3 भाई बहन था एलन मस्क. तो ये जो एलन मस्क है, वो आया अपने बाप के हिस्से में. एलन मस्क आया अपने बाप के हिस्से में, और वो एलन मस्क है आज, देख लीजिए. तो एक वो फादर के हिस्से में जो बच्चे आते हैं, मतलब मैं जस्ट कहना चाहता हूं कि और उसे कोर्ट समझती नहीं है. हाँ, it is there that always the child in a single parent in mother custody, there that ये सब तो है, ऑलरेडी रिकॉर्ड है. 10 times मोर ड्रग अब्यूज होता है, स्कूल ड्रॉप आउट होता है, वो नहीं चाहता हूँ. जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, 2008 तब तक मैं तो मूवमेंट में आ चुका था. मेरा दिमाग से फेमिनिस्ट का भूत उतर गया था. And 2005 we take the promise and oath. We are in marriage strike till the time we make all the law in India the word husband wife to the spouse. जब तक ये नहीं होगा तब तक we will. So 2008 onwards our marriage strike is going on, and okay, recently it has taken in another shape. That is a different thing. And अच्छा, 1 minute, दादा, चूंकि just we are talking with you, about you, for you, of you, and for entire men at large. दूसरी शादी जो नहीं की because of that oath, या और भी कोई कारण है? यस सर, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कमिटमेंट कर दिया ना सर. ठीक है, कुछ लोगों ने कमिटमेंट तोड़ दिया, कुछ लोग कमिटमेंट तोड़ दिया, ठीक है. तो दैट इज द स्वरूप सरकार. एक बार कमिटमेंट दे दिया तो दे दिया सर. हाउ यू आर सर्विंग लाइफ गो ऑन. ये मेंस राइट के लिए, दादा, मेंस राइट के लिए जो आपका स्ट्रगल है, वो किस तरह का है? उसमें कैसे कैसे लोग जुड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, और किस तरीके के बेनिफिट्स पीपल कैन गेट आउट ऑफ यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, जब 2005 में अनुप जी, ये भी एक अलग स्टोरी है, जो मेन राइट्स मूवमेंट का एक डिफरेंट दशा जो आज आप देख रहे हैं, 2005-6 में नहीं था. मेन राइट्स मूवमेंट 1980 में भी था, 1970s में था, 2000 में भी था. तो जब ये सब चल रहा था, आई मेट फर्स्ट मिस्टर चुक साहब, जो मेन सेल चलाते थे. और उसके साथ साथ मैं काफी सारे लॉयर के पास गया. मैं सोचा, पिक्चरों में देखता है ना सर, आपका कोई ऐसे परेशानी है, लॉयर लोग आपको मदद करते हैं, कोई मिराकिल कर देते हैं. मैं जिधर भी गया, मेरे को खाली एक ही पूरा, मतलब आधा घंटा 1 घंटा स्टोरी सुनते थे. मैं मेरा फीस देते थे. उसके बाद मुझे एडवाइस क्या मांगते थे मालूम है? डाइवोर्स फाइल बताइए. मैं बोला, ये तो मैं चाय वाला को भी बोलूंगा, मेरा स्टोरी, वो भी तो यही बोलेगा, ये सर मेरा इतना ये प्रॉब्लम है. वो चाय वाला भी, मेरा चाय वाला भी वही बोलता था, सर डाइवोर्स फाइल कर दो. और मेरा बड़े बड़े लॉयर को पैसा देकर भी वही एडवाइस मिलता था.
मेरा क्वेश्चन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है आदमी का, आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ मेन एंड वुमेन, सॉरी एवरी सिटीजन। आर्टिकल 21 बोलता है एवरी पर्सन हैज राइट टू लिव एंड लिबर्टी विद डिग्निटी। तो मुझे मेरा लिव एंड लिबर्टी क्यों नहीं मिलेगी? मुझे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्यों नहीं मिलेगा? मैं क्वेश्चन करना चालू किया तो लॉयर लोगों ने मुझे भगा दिया, ये पागल है, जाओ, ये इंडिया है भाई, जो लॉ है मानो। मैं बोला ठीक है सर, आप लोग लीगल फ्रेटर्निटी में हो, व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आवर जुडिशियरी इज नॉट प्रोटेक्टिंग? ठीक है, आप क्लियरली बोल दो आदमी का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से आप निकल दो, जुडिशरी को बोल दो ठीक है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इंडिया में मेन के लिए अवेलेबल नहीं है, हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम वो सबसे मान लेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बुक में लिखा क्यों है ये बताओ मुझे। ये था मेरा बेसिक क्वेश्चन। सब बोलता है वुमेन का ये पोजीशन है, वुमेन के, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन मेन का जो पोजीशन है उसका दवाई क्यों नहीं बना? कोई बीमारी होता है, एक आदमी के लिए भी होता है, एक औरत के लिए होता है। अब वुमेन के लिए दवाई है लॉ का फॉर्म में, लीगल स्ट्रक्चर है, एक आदमी का बीमारी के लिए वो स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन मुझे खे जा रहा था। मेरा जितना भी फेमिनिस्ट दोस्त थे, वुमेन एक्टिविस्ट थे, कॉलेज में स्कूल का फ्रेंड्स थे, मैं उनको पूछता रहा तू लोगों ने क्यों नहीं बताया? और ये क्वेश्चन मैं मेरा पेरेंट्स को भी पूछा सर। पहले तो मैं उनको पूछा आप लोगों ने जैसे लॉ बना था आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाया? आप लोग उस टाइम आवाज उठाते हो सकते आज हमें इतना सपोर्ट नहीं कर पाता। तो उस दिन मैंने बोला मेरा पेरेंट्स आवाज नहीं उठाया, मैं सपोर्ट किया, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं कुछ करूंगा तो हो सकता है हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसका थोड़ा बेटर होगा। उसका रिजल्ट आपको मालूम है, 2005 में हमारा पास लोग आते थे 6-6 महीना, घर का 12-12 लोग उठा ले जाते थे, 6-6 महीना तक उनको बेल नहीं मिलते थे। सिंपल 498 में हमारा पास केसेस है, उनका मदर सिस्टर प्रेग्नेंट वुमन को उठा के ले जाते थे। आज आप एटलीस्ट वो नहीं है, तो ये थोड़ा चेंज है। पहले भी रास्ते में लड़कियां थप्पड़ मारती थी आदमी को, सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को पता नहीं चलता है। तो जोमेटो जैसे केस, लॉकडाउन ड्राइवर का केस में आज मेरा यंग जनरेशन जो है आवाज उठाता है, गलत है। आज आप ट्विटर स्पेस में जाएंगे, क्लब हाउस में जाएंगे, उधर भी यंग जनरेशन वही चीज पूछ रहा है जो मैं 2005 में मेरा क्वेश्चन था। इक्वल प्रोटेक्शन आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 आदमी के लिए क्यों नहीं है? क्यों हमारा लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं है जब हम इक्वालिटी का बात करते हैं? आज मेरा न्यू जनरेशन क्वेश्चन कर रहा है, एंड दिस इज अनआंसर्ड। ओके दादा, आप तो मैरिटल रेप का केस लड़ रहे हैं आप लोग रात दिन सुबह शाम। वो तो अच्छा है कि एक वो जो सरकार में है सुशील मोदी ने जाके कह दिया कि वो कब कंसेंट दिया, कब वाइफ ने कंसेंट विथड्रॉ किया, ये तो मैरिज सिस्टम ही तबाह हो जाएगा। तो उसको उस पर अभी कोई बात नहीं की है, वो अभी कोर्ट में। अब क्या चल रहा है? अब तो डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के मैरिटल रेप तक का केस लड़ रहे हैं आप लोग। पहले क्या होता था हमारा मूवमेंट में, हम देखते थे, स्पेशली आप जैसे विशाखा जजमेंट्स देखेंगे, इसमें क्या होता है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वन साइडेड केस लाके ऐसे गाइडलाइंस कोर्ट से निकल लेते थे, उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव आ जाते थे, सरकार को लॉ बनाना पड़ता। तो हमने इसमें इंटरवेंशन इसलिए किया कि ये जो रिसर्च अदर साइड ऑफ द थिंग्स, ये कोई गवर्नमेंट साइड से उनका पॉलिटिकल मजबूरी है, वो बोल नहीं सकता है कोर्ट में, वो बोलेगा तो उसको दूसरे लाइट में ले जाएगा। लेकिन हम तो रियल फैक्ट ले आया, इसके वजह से देखिए अभी भी तो मतलब आर्गुमेंट चल रहा है दोनों पक्ष में, अभी भी 21 को आर्गुमेंट है, लेट्स सी। लेकिन जो है एटलीस्ट लोगों को पता चल गया है जे हमारा देश में ऑलरेडी कानून है, और आज का दिन में जो लॉ है 498 डीबी एक्ट ऑफ फोर्सफुल फिजिकल रिलेशन, तो छोड़िए, आप वाइफ को एक किस भी नहीं कर सकता है उसका इजाजत का बिना, उसका मेंटल क्रूलिटी बोलता है, और वो आप करेंगे, खाली आप नहीं, आपका माँ बाप भाई बहन सब लोग जेल जाता है।
ये वर्ल्ड दादा में कोई कंट्री में ऐसे लॉ नहीं है। दादा एक रिएक्शन में थोड़ा दे दूं अपना कि ये जो शादी है हमारे यहाँ वो वयस्क मतलब बालिग लोगों के बीच में है, और शादी का पहला और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कंसेंट फॉर द हैविंग सेक्स फॉर द जनरेशंस कम, वो सृष्टि के सृजन के लिए शादी होती है, तो कंसेंट तो प्रायर है, बिना कंसेंट के शादी तो हो ही नहीं सकती। फिर उस कंसेंट को लेकर लड़ाई क्यों होती है, जबकि मामूली थप्पड़ पे या टीवी ऑन नहीं करने पे भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग सकता है। तो फिजिकल वायलेंस जो है डोमेस्टिक वायलेंस में और सेक्सुअल वायलेंस सब तो ऑलरेडी कवर्ड है डीबी एक्ट में 498 में। अब फिर ये मैरिटल रेप आई कहां से, ये तो बहुत दूर की बात है। सर ये तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। सम एलिट क्लास मेन एंड सम एलिट क्लास वुमेन उनका खुद का बेनिफिट के लिए ये लॉ लेकर आ रहा है जिसमें एक रेड कार्ड वाइफ के हाथ में हो, वो जब चाहे जैसे चाहे यूज करे और हस्बैंड को जेल भेज दे। जो बड़े मैरिज सिस्टम एलिट क्लास वुमेन, यस यस, जो टॉप क्लास का जो हस्बैंड होते हैं उनके पास घर होता है, मकान होता है, आप उसको कब्जा कर लोगे। एंड दो एलिट क्लास वुमेन जो है एलिट क्लास मेन के साथ आधा रिलेशन में भी रहेंगे, हस्बैंड जेल में रहेंगे, और नहीं तो बेचारा जो भी 5 करोड़ 10 करोड़ दे देंगे। लेकिन जो एक नॉर्मल आम आदमी है, आम फैमिली है, उसमें कोई सिचुएशन में हाँ ऐसे केस हो जाए तो हस्बैंड तो जेल में, हस्बैंड का तो ना कोई मकान है, रेंटेड में है, ये सब चीज तो आपको पता है, तो डेफिनेटली दैट विल बी डिजास्टर। तो ये लीगल पॉइंट्स है, सोशल पॉइंट्स है, मैरिज का जरूरत है कि नहीं है। देखो ये दोस पीपल्स डज नॉट बिलीव इन मैरिज, लेट इट एक्सेप्ट, उनको मैरिज पसंद नहीं है, लेट इट बी मेन और वुमेन, ये जो एलिट क्लास है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो इंडिया में आज भी लोग जो मैरिज को जो शख्स से देखते हैं उसका नजरिया बदलने का कोशिश कर रही है, और जिसका इफेक्ट जो यूएस अमेरिका में है, नो डाइवोर्स, और मैरिज भी है तो सेपरेट, हार्डली 10-15% लाइफ लॉन्ग मैरिड में रहते हैं। तो दैट दे वांट इन इंडिया, एंड इन द उन्होंने काफी ट्राई किया, नाउ इन द फॉर्म ऑफ दिस लॉ आल्सो दे आर ट्राइंग, दैट इज द फैक्ट। बाकी जो है बकवास। इसका इसका अभी अब हम लोग 32 मिनट हो गया दादा, तो अब हम ये इसका जो आउटपुट हो रहा है कि नया जनरेशन तो शादी से भाग रहा है, रिलेशनशिप से भाग रहा है। कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं नए जनरेशन को, जो हमारे जनरेशन में हैं उन्होंने तो भोग लिया है, वो नए जनरेशन के लिए फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है। ये बहुत 10-20 सेकंड की वीडियोस हैं कि देखिए आपको हंसी आएगी, लोगों को अच्छा लगेगा जो देख रहे हैं। ये क्या है देखिए। No, No. Jackie. You have just made me the happiest man in the world! Oh, Michael. No. Congratulations! What the hell? Will you marry me? Oh, Michael. No. Congratulations! What the hell? No, No. Jackie. You have just made me the happiest man in the world! दादा ये रिलेशनशिप टूटता है तो आदमी इतना खुश हो रहा है, ये क्या उसी वजह से? बिकॉज ये लोग मिसेंटरी फ्री है, दे नो हिस्ट्री ऑफ द मैरिज सिस्टम। मैरिज सिस्टम कभी भी आदमियों को खुशी के लिए नहीं बनाया गया था सर, आदमी को बांधने के लिए बनाया गया था। ये बंदा का खुशी जो है उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिया जाए, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए, उसका आजादी छीन लिया जाता है मैरिज में, वो एक प्रोवाइडर प्रोटेक्टर बन के रह जाता है। तो दैट इज द बेसिक थिंग जो मैंने मेरा वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि ऐसे सिचुएशन में इंडिया में हमें दिमाग में डाल दिया गया है, तेरा शादी नहीं है तो तेरा जिंदगी बर्बाद है। लेकिन माई एक्सपीरियंस फ्रॉम द डे आई एम इन द मैरिज स्ट्राइक, आई एम हैविंग द बेस्ट लाइफ इन माई थिंग्स। मेरा कोई भी फोन बोलता है स्वरूप दा आ जाओ,
वो 4 बजे बोले, रात को बोले, सुबह बोले, दोपहर में बोले, मैं बैग उठाता हूँ, पहुंच जाता हूँ। दैट इज द दादा फ्रीडम दादा आई हैव। रिलेशनशिप क्या होता है, एक तो छोटा सा एग्जाम्पल है, अब ये भी देख लीजिए। अच्छा, आप ऑडियो नहीं है, ऑडियो नहीं आया ना दादा? नहीं, ऑडियो नहीं आ रहा है सर। आप बता दीजिए क्या बोल रहे हैं बेसिकली, ये क्या मैसेज? अच्छा छोड़िए, इसमें ये था कि ऑडियो क्यों नहीं आया इसका, ये नहीं समझ पाया मैं। खैर, ये देख लेते हैं कि रिलेशन ब्रेक होता है तो क्या होता है। पाजी होना की है, ब्रेकअप हो लिया। फिर हुन की करना है? ये कंजरा की कर रहे टीवी उत्ते। धोएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन। हम जो गलती किए थे ना उसको सुधारने आए हैं। ब्रेकअप कर रहे हैं तुमसे। अच्छा सुनो, अब क्या करना है? अब इंतकाम होगा। जब कहीं और के लड़के का दिल टूटता है ना, तो शायर, आशिक या गालिब निकलता है। जब हम यूपी बिहार वालों का दिल टूटता है ना, तो सीधा यूपीएससी निकलता है। दादा, यस, ये जब नए जनरेशन के कुछ मैसेज दीजिए। यस, दिस इज द न्यू जनरेशन जो हम लोगों को, आई एम एटलीस्ट लिटिल बिट रिलीव्ड। ऐसे पिक्चर पहले नहीं बनते थे। पहले ब्रेकअप होते थे, वो आदमी को मजनू बना दिया जाते हैं, और आज आदमी का जैसे सिचुएशन है, न्यू जनरेशन यूपीएससी में जाते हैं ब्रेकअप के बाद। यस, दैट आई वांट, है ना? मिसएंडरस्टैंडिंग फ्री। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, मैं बता रहा हूँ। पहले का पिक्चर उठा के लिख दीजिए। ठीक है, वन मोर। नहीं, ये एक्चुअली मैं बता देता हूँ, इसका ऑडियो कुछ मिसप्लेस हो गया है इसका। ये कोई बात ऐसा नहीं। है कि एक लड़की कहने आई है, तुम बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे हो। तो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन जब मैंने ऐसा कहा तो तुम एक्स बॉयफ्रेंड के लिए तो रोने लग गई। तो लड़की कहती है कि जब ऐसी फिल्म देखते हैं तो रोना आता है, मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं रोई, तो इसमें इसको बड़ा क्यों बना रहे हो तुम? मैं कह रही हूं कि मैं तेरे साथ रहना पसंद करती हूं, तेरे साथ मैं रह सकती हूं। और कुछ बहुत ही आजकल के स्लैंग यूज था कि तुम लोग चूतिया मत बनाओ और लड़कियां कुत्ता काटती हैं ये मत बोलो। अभी की स्थिति में है कि आई लाइक यू, और काफी है। लड़का भाग लेता है वहां से, कहता है कि नहीं, मेरे लिए कुछ भी लाइक नहीं है। दैट वाज ब्यूटीफुल वीडियो, हम नहीं दिखा पाए। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि आप अपनी सेहत अच्छा बनाइए, अपने कैरियर में रहिए, व्यायाम कीजिए, मजबूत रहिए, वो हासिल कीजिए जो आप चाहते हैं, और अपना वक्त रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ के, एक नेचुरल ऑफेंडर बन के, एक मतलब पॉसिबल रेपिस्ट बन के जिंदगी को खतरे में मत डालिए। ये मेरा कहना है। आप मैसेज दीजिए, और हैप्पी बर्थडे के साथ इसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। देखिए, मेरा मैसेज ये है, मैं ऑलरेडी वीडियो रिलीज करा हूं। जिंदगी में आपको परेशानी आएगा, उसको आप स्ट्रेस के चक्कर में सुइसाइड ऐसे एक्सट्रीम मत लो। उसको जीरो कैसे किया जाए वो मेरा वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मैसेज मेरा ये है, बी मिसएंडरस्टैंडिंग फ्री। हमें जो बेवकूफ बनाया गया है इक्वालिटी का नाम पे, उससे बाहर आइए। आज हमारा इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 मेन के लिए भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके लिए आप आवाज उठाइए, मांगिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जुडिशियरी, जब वैक्यूम ऑफ लॉ का नाम पे दिशा का जजमेंट मिल सकता है, तो वैक्यूम ऑफ द लॉ का नाम पे प्रोटेक्शन ऑफ मेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, वर्क प्लेस हैरेसमेंट क्यों नहीं मिल सकता है? क्यों हमारा जुडिशियरी इसके लिए गाइडलाइन चालू नहीं करे? तो मेरा जो फ्रेंड्स है, जो मेरा एक्स सिप मेंबर्स है, आज काफी लॉयर्स भी है, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूं। और मेरा जो वॉलंटियर्स है, आज यही मेरा परिवार है। बी मिसएंडरस्टैंडिंग फ्री। आपका इनकम का 2%, 5% मेन वेलफेयर के लिए, आपको जैसे लगे, किसी को रोटी खिला दीजिए, क्यों किसी को कोई एनजीओ के साथ कीजिए, कोई अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। व्हाट एवर यू अर्न, 2 to 5%
must spend in the social welfare of the men, जो आज तक नहीं हुआ, जो मैं 2005 के बाद चालू किया, उसका पहले मैं वुमन के लिए करता था. तो that is the paradigm shift I expect. And regarding the relationship and marriage, very very careful. जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो ट्रैफिक रूल आपको पता होना चाहिए. आप कोई रिलेशनशिप में जाते हो, हमारा देश का कानून पता होना चाहिए, इसमें क्या लिखा है. और जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा ये कानून क्या है, उस दिन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. मुझे क्या नहीं करना है, करना क्या है, वो तो सब लोग आपको बता देंगे. वेब सीरीज और मूवीज ने खराब कर दिया है. लड़की ने कुत्ता बना दिया है, मार रही है, चूतिया काट रही है. नहीं यार तन्वी, आज मैं तुझे ना बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बताती हूँ. I genuinely care for you. I love spending time with you. लेकिन इससे ज्यादा इस पॉइंट पे मुझे और कुछ नहीं पता. उसे कुछ नहीं पता, तू भी पता मत कर, भाग ले, अपना कैरियर बना. दिस इज द थिंग. ये था. तो ऐसे रिलेशनशिप में है लोग दादा. यस, और ऐसी बातें सुनते हैं. ये दिस इज द स्टॉकिंग ऑफ द मेन. जबरदस्ती. देखो सर, आदमी के साथ जबरदस्ती होता है, आदमी का रेप होता है, आदमी का जब कॉन्सेंट विल नहीं होता है उसके ऊपर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, और ये हस्बैंड के साथ भी होता है. प्रॉब्लम क्या है, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. क्यों? जब एक मेन और एक वाइफ दूसरा मेन बॉयज के हस्बैंड के ऊपर फोर्सफुल फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसका कॉन्सेंट एंड विल के अगेंस्ट में, उसको हम प्यार बोलते हैं. और जब हस्बैंड मेन करते हैं उसको हम रेपिस्ट बोलते हैं. मैं वो वीडियो में वो डायलॉग ही बोलूंगा, दिस इज द 22nd सेंचुरी, नॉट 16th सेंचुरी. ब्रेकअप होगा, मजनू नहीं बनना है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है. विद दिस मैसेज, थैंक यू वेरी मच. किसी को कुछ होगा, मेरा ट्विटर ओपन है, डीएम ओपन है, ऑलवेज वेलकम. बी मिसेंटरी फ्री. Why to end life? Learn to live a life without